वैल्यूएशन ऑफ perquisites, वैल्यूएशन ऑफ perquisites। वैल्यूएशन ऑफ perquisites से पहले हमने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ perquisites। फर्स्ट, टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉयज। सेकंड, टैक्सेबल फॉर specified employees, and third, tax free for all employees। जो टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉयज हैं, जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं उन सबके लिए ये परक्यूजिट्स जो होती है वो टैक्सेबल होती हैं, जिसमें हमने देखा था फर्स्ट, रेंट फ्री एकोमोडेशन, क्लब एंड होटल बिल्स, लीगल एक्सपेंसेस टू सेव एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉयर कोई लीगल एक्सपेंसेस करता है अपने एम्प्लॉय को सेव करने के लिए। फोर्थ, सम पेड फॉर लाइफ इंश्योरेंस ऑफ एम्प्लॉय। फिफ्थ, एनी अदर पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय एंड वैल्यू ऑफ फ्रिंज benefits and the value of fringe benefits। ये जितने भी perquisites होती हैं इन सब की वैल्यू हमें करनी होती है। टैक्सेबल फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज में भी हमने देखा था कि कौन कौन सी टैक्सेबल होती हैं, जैसे फैसिलिटी ऑफ गार्डनर, स्वीपर and servant। second, facility of gas, water and electricity, facility of motor car, and third, the last, education facility। These are the facilities which are taxable for the specified employee। Now specified employee कौन होता है, वो लास्ट लेक्चर में देखा था हमने कि जो डायरेक्टर एम्प्लॉय होता है जिसके पास 20% से ज्यादा के इक्विटी शेयर्स होते हैं और जिसकी मॉनेटरी सैलरी 50,000 से ज्यादा होती है पर एनम। मॉनेटरी सैलरी का मतलब बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस कमीशन प्लस बोनस प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस। तो ऐसा एम्प्लॉय जो इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल करता है उसे हम स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कहते हैं। और स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए ये 4 फैसिलिटीज जो होती हैं वो टैक्सेबल होती हैं। और टैक्स फ्री फैसिलिटीज जो होती हैं, जैसे लैपटॉप की फैसिलिटी है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, फ्री ब्रेकफास्ट की फैसिलिटी है, ये सारी फैसिलिटीज जो होती हैं वो टैक्स फ्री होती है। तो जितनी भी टैक्स फ्री फैसिलिटीज होती हैं, परक्यूजिट्स होती है, उनकी वैल्यू हमें करने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि दे आर टैक्स फ्री एग्जेम्प्टेड और उनको सैलरी में ऐड नहीं किया जाता है। बट टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉयज एंड टैक्सेबल फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज, इन दोनों की वैल्यू हमें करनी पड़ती है और इनकी वैल्यू जो है वो इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइंड है कि किसकी क्या वैल्यू होगी जो हमें याद रखनी होगी। क्वेश्चन में सिर्फ आपको दिया गया होगा रेंट फ्री एकोमोडेशन, क्वेश्चन में दिया गया होगा क्लब एंड होटल बिल, क्वेश्चन में दिया गया होगा लीगल एक्सपेंसेस, बट इनकी वैल्यू क्या होगी वो हमें फाइंड करनी होगी। तो ये रेंट फ्री एकोमोडेशन के अलावा जितनी भी फैसिलिटीज है ये लिखी है, क्लब एंड होटल बिल है, लीगल एक्सपेंसेस है, सम पेड है, एनी अदर पेमेंट जो भी एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बिहाफ पे करता है, और फ्रिंज बेनिफिट सीमांत फायदे हैं,
इन सब का जो वैल्यू होती है वो होती है एक्चुअल अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर। जो एक एम्प्लॉयर इनके लिए पेमेंट करता है वही उनकी क्या होती है, वैल्यू होती है। लेकिन रेंट फ्री एकोमोडेशन की अलग से हमें वैल्यूएशन करनी होती है। तो आज हम देखेंगे कि रेंट फ्री एकोमोडेशन, अगर एक एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को रहने के लिए मकान की सुविधा दी है तो उसकी वैल्यू हम कैसे करेंगे। Now see, valuation of rent free house, valuation of rent free house। दो तरह के एम्प्लॉय होते हैं। There are two types of employee. First is government employee and another is non government employee। हाउस की भी जो वैल्यू होती है वो दो तरह से हाउस दिया जा सकता है। हाउस देने के भी दो तरीके होते हैं, एक अनफर्निश्ड हाउस एंड अनदर इज फर्निश्ड हाउस। असुसज्जित मकान और सुसज्जित मकान। असुसज्जित मकान का मतलब है कि उसमें किसी तरह का कोई फर्नीचर नहीं लगा हुआ है, जबकि फर्निश्ड हाउस का मतलब होता है कि उसमें किसी प्रकार का कोई फर्नीचर लगा हुआ है, जैसे सोफा है, टीवी है, पलंग है, वो सब। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में भी दो तरह की हाउस हो सकते हैं, अनफर्निश्ड हाउस एंड फर्निश्ड हाउस। अगर हाउस अनफर्निश्ड है, अगर एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को अनफर्निश्ड हाउस दिया है, और गवर्नमेंट में भी अनफर्निश्ड और फर्निश्ड, नॉन गवर्नमेंट में अनफर्निश्ड और फर्निश्ड। नाउ गवर्नमेंट एम्प्लॉय में अगर अनफर्निश्ड हाउस है तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स इट मींस कि इसकी जो वैल्यू है वो हमें क्वेश्चन में गिवन होगी। अगर फर्निश्ड हाउस है तो उसकी वैल्यू होगी वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस प्लस 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। जो भी फर्नीचर की कॉस्ट है उसका 10% अपन फर्निश्ड वाले हाउस की कैलकुलेशन में ऐड कर देंगे। तो अगर फर्निश्ड हाउस की वैल्यू करनी है तो क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस जो हमने ये वैल्यू कैलकुलेट की है उसमें ऐड कर देंगे 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। नाउ अगर वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और हाउस फर्निश्ड है तो अब हमें यह देखना है कि ए हाउस इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, मकान का स्वामी कौन है, नियोक्ता है, और या फिर बी हाउस इज टेकन ऑन रेंट बाय एम्प्लॉयर। हाउस का ओनर कौन है, एम्प्लॉयर है, या फिर हाउस इज टेकन ऑन रेंट बाय एम्प्लॉयर। जो एक एम्प्लॉयर ने मकान अपने एम्प्लॉय को दिया है रहने के लिए, उसका स्वामी वो खुद है, मतलब ही इज द ओनर ऑफ द हाउस। और अगर रेंट पे लेता है, मतलब पहले उसने किसी से रेंट पे लिया है और अब उसने अपने एम्प्लॉय को रहने के लिए दिया है, तो हाउस इज टेकन ऑन रेंट बाय एम्प्लॉयर। इफ हाउस इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, if house is situated
वेयर पॉपुलेशन इज मोर देन 25 लाख, जहां की पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है, या फर्स्ट, या फिर वहां की पॉपुलेशन बिटवीन 25 लाख और 10 लाख है, और या फिर लेस देन 10 लाख है। इन तीन चीजों को देखना है। अगर हाउस एम्प्लॉयर का है, इफ हाउस इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, तो हमें यह देखना है कि वो मकान सिचुएटेड कहां पर है। ऐसी जगह जहां की पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है, या जहां की पॉपुलेशन 25 लाख और 10 लाख के बीच में है, या जहां की पॉपुलेशन 10 लाख से कम है। अगर हाउस ऐसी जगह सिचुएटेड है जहां की पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है, तो उसकी वैल्यू होगी 15% ऑफ सैलरी। अगर हाउस ऐसी जगह सिचुएटेड है वेयर पॉपुलेशन इज 25 लाख और 10 लाख, तो वहां की वैल्यू होगी 10% ऑफ सैलरी। और अगर हाउस ऐसी जगह सिचुएटेड है जहां की पॉपुलेशन 10 लाख से कम है, तो उसकी वैल्यू होगी 7.5% ऑफ सैलरी, 7.5% ऑफ सैलरी। अब आपको क्वेश्चन में यह दिया गया होगा कि ये एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसका हाउस अनफर्निश्ड है, हु इज द ओनर ऑफ द हाउस? या तो एम्प्लॉयर खुद है या एम्प्लॉयर ने रेंट पे लिया है। अगर एम्प्लॉयर ने रेंट हाउस ओन करता है एम्प्लॉयर खुद, और वहां की पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है, तो 25 लाख के ज्यादा दिया होगा आपको, या वहां की पॉपुलेशन 25 लाख और 10 लाख के बीच में, ये भी आपको गिवन होगा, या 10 लाख से कम है। इन तीनों में से कोई भी एक सिचुएशन हमें क्वेश्चन में गिवन होगी। बस हमें यह याद रखना है कि उसकी वैल्यू क्या होगी, 15% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी और 7.5% ऑफ सैलरी। इतना हमें याद रखना है। नाउ इफ हाउस इज टेकन ऑन रेंट बाय एम्प्लॉयर, अगर हाउस रेंट पे लिया गया है तो उसकी क्या वैल्यू होगी? बी पॉइंट, इफ हाउस इज टेकन ऑन रेंट बाय एम्प्लॉयर, तो उसकी वैल्यू होगी रेंट पेड और 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस। जो भी एम्प्लॉयर ने रेंट पे किया है वो, और 15% ऑफ सैलरी जो इन दोनों में से कम होगा, वो उस हाउस की क्या होगी? वैल्यू होगी। नाउ इन केस ऑफ फर्निश्ड हाउस, जैसा कि यहां गवर्नमेंट एम्प्लॉय में फर्निश्ड हाउस की वैल्यू कैसे निकली थी? वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस प्लस 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। सेम इसी तरह फर्निश्ड हाउस की भी वैल्यू होगी, वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस प्लस 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर की कॉस्ट अपन अनफर्निश्ड हाउस की वैल्यू में ऐड कर देंगे। तो इन दिस वे वी कैलकुलेट द वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री हाउस। अब यहां सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जब हम रेंट फ्री हाउस की वैल्यू करेंगे तो यहां पर हमें बहुत सैलरी की कैलकुलेशन करनी पड़ रही है कि अगर पॉपुलेशन जो है वो 25 लाख से ज्यादा है तो 15% ऑफ सैलरी, अगर पॉपुलेशन 25 लाख और 10 लाख के बीच में है तो 10% ऑफ सैलरी, और अगर पॉपुलेशन 10 लाख से कम है तो 7.5% ऑफ सैलरी। और यहां पर भी हमने ये देखा है कि जब एम्प्लॉयर ने रेंट पे ले रखा है तो रेंट पेड और 15% ऑफ सैलरी। तो ये जो हम बार बार सैलरी की बात कर रहे हैं, ये कौन सी सैलरी होगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो जब हम वैल्यूएशन करेंगे रेंट फ्री हाउस की, उसमें सैलरी का मतलब होता है, सैलरी मींस बेसिक सैलरी प्लस DAF प्लस कमीशन प्लस बोनस प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस। जितने भी अलाउंसेस हैं टैक्सेबल, उन सबको हम ऐड करेंगे। ये बेसिक
यहां पर सैलरी का मतलब होगा। तो जब भी हम 15% ऑफ सैलरी करेंगे, 10% ऑफ सैलरी करेंगे, 7.5% ऑफ सैलरी करेंगे, या एम्प्लॉयर ने हाउस रेंट पे ले रखा है तो रेंट पेड और 15% ऑफ सैलरी करेंगे, तो ये कौन सी सैलरी का करना है? ये सैलरी बेसिक सैलरी प्लस DA इफ प्लस कमीशन प्लस बोनस प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस। नाउ यहां इफ का मतलब है इफ अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सेवा की शर्तों में शामिल हो, तो यदि महंगाई भत्ता सेवा की शर्तों में शामिल हो तो ही ऐड करना है, अदरवाइज ऐड नहीं करना है। बहुत बार क्वेश्चन में डीए की जगह डियरनेस पे दिया होता है। डियरनेस अलाउंस और डियरनेस पे में यही डिफरेंस होता है कि डीए तभी ऐड किया जाएगा जब वो अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है, जबकि डियरनेस पे जो होता है वो ऑलवेज अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है, ऑलवेज अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसलिए अगर कभी भी क्वेश्चन में डियरनेस पे दिया गया है और हमें अदर सैलरी की कैलकुलेशन करनी है, चाहे वो हाउस रेंट अलाउंस हो जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, या रेंट फ्री हाउस हो, वहां पर हमें डियरनेस पे को हमेशा ऐड करना है। एक चीज का और यहां ध्यान रखना है, हमेशा कंफ्यूजन होता है हाउस रेंट अलाउंस और रेंट फ्री एकोमोडेशन में। हाउस रेंट अलाउंस एम्प्लॉय को उसकी बेसिक सैलरी में जोड़ के दिया जाता है और उसकी कैलकुलेशन अलग से होती है, इससे डिफरेंट होती है। और रेंट फ्री एकोमोडेशन एम्प्लॉय को एक मकान दिया जाता है जिसमें वो रहता है और उसकी वैल्यूएशन इस तरह की जाती है। तो ये था वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री हाउस। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि एक स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए जो परक्विजिट्स होती हैं वो कैसे वैल्यू की जाती है। थैंक यू सो मच।